जुबैर कहाँ जा रहे हो? ऐना फूली सांसों से दौड़कर इसके पीछे पोर्च तक आई थी। एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। खैरियत? इसने अपनी स्पोर्ट बाइक पर बैठे अचंभे से पूछा। अच्छा, चलो फिर तुम जाओ, वरना मैं सोच रही थी हम शादी की शॉपिंग पर चलते हैं। इसने धूप की वजह से आंखों पर हाथ रखा हुआ था। यार पहले बताती ना। खैर तुम जाओ, फिर किसी दिन चलते हैं। वो बेजारी से मुस्कुरा कर बोला। चलो ठीक है, जाओ फिर तुम। वो इजाजत देती वापस अंदर भाग गई, जबकि वो जन से बाइक भगा ले गया। कहकशा बेटा, मसरूफ तो नहीं है आप? नादिया बेगम ने इसे डायरी लिखते देख रूम का दरवाजा बंद करके पूछा। नहीं नहीं, आप आए ना अंदर। वो खुशदिली से बोली। क्या हो रहा था? इन्होंने बात का आगाज किया। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। आप बताएं, सब खैरियत है? इनकी अचानक आमद इसे ठटकने पर मजबूर कर गई। अल्लाह का शुक्र है बेटा, सब ठीक ठाक है। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। इन्होंने तहमीद बांधी। जी बोलिए ना। इसने अचंभे से पूछा। बेटा तुम जानती हो, तलाल तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इन्होंने आधी बात करके इसके चेहरे के तासुरात जांचने चाहे। तो मैं और तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि हम सादगी से तुम्हारी रुखसती कर दें। हमने एक रिश्ता देखा है तुम्हारे लिए। इसने बेयकीनी से इनकी जानिब देखा। कि क्या कह रही हैं मामा आप ये बात कैसे कर सकती हैं? वो शौक में थी। बेटा इसमें बुराई क्या है? अब सारी जिंदगी तुम तलाल की बेवा बनकर नहीं गुजार सकती ना। कभी तो जिंदगी में एक कदम उठाना पड़ेगा ना। तो अभी वक्त रहते क्यों नहीं? इन्होंने रसानियत से हालात के तकाजों पर रोशनी डाली। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सोच भी नहीं सकती ऐसा। वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। यहाँ आओ, बैठो यहाँ, मेरी बात सुनो। इन्होंने हाथ पकड़कर वापस बिठाया और वो जो आंसुओं पर जब्त कर रही थी, एकदम फपक कर रो पड़ी। मैं ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज। इसे नम आंखों में इल्तिजा करता देख वो भी रंजीदा सी हो गई। मगर ऐसा पढ़ना करना पड़ेगा। कुछ रोज में जुबैर की शादी हो जाएगी, फिर तुम्हारे माँ बाप भी ऐसा ही चाहते हैं। हम सबकी रजा इसी में है। इन्होंने समझाना चाहा। जो लबों पर हाथ रखे मुसलसल रो रही थी। तलाल की याद और गम एक बार फिर ताज़ा हो गया था। देखो बेटा, अब तलाल इस दुनिया में नहीं रहा। तुम यहाँ किसके सहारे जिंदगी गुजारोगी? फिर दुनिया अम्माजान जैसे तो हम परस्त लोगों से भरी पड़ी है। तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। हम आज हैं, कल नहीं होंगे। फिर क्या करोगी? इन्होंने इसे तस्वीर के दोनों रुख दिखाए। मगर मैं कैसे किसी और से? आंसुओं से रिंधी हुई आवाज में इससे आगे बोला ही नहीं गया। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। तलाल की ज़िंदगी इतनी ही थी और अब तो वो इस दुनिया में मौजूद भी नहीं। बेहतर है कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। समझ रही हो ना मेरी बात? इसने इस बात में सर हिलाकर कहा, मगर दिल अभी भी राज़ी नहीं था। मगर मुझे थोड़ा वक़्त दें, रिश्ता भले आप देख लें, मगर मैं कुछ रोज़ के लिए अपने घर जाना चाहती हूँ। इसने आँसू पोंछकर भारी दिल से ये फैसला किया था। चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है। जितना वक़्त चाहिए ले लो, मगर इस वक़्त की मुद्दत तवील नहीं होनी चाहिए। इन्होंने नर्म लहज़े में समझाया। चलो तुम अपना काम करो, मैं ज़रा किचन देख लूँ। डिनर की तैयारी भी करनी है ना? वो मुस्कुरा कर गोया होती वहाँ से निकलती चली गई। पीछे बेड पर नीम दराज़ होती कहकशा की आँखों से आँसू झरने की मानिंद गुलाबी गालों पर बहते बेमोल हो रहे थे। आज तवील अरसे की सोगवारियत के बाद आयशा मंजिल में ज़िंदगी अपनी डगर पर रवां-दवां हुई थी। हर सू हँसी मज़ाक की महफ़िल सी लगी हुई थी। तलाल बेग इस ख़ानदान का सबसे बड़ा पोता, जो इन मुस्कुराहटों के संग हमेशा ही ज़िंदा रहना था। मगर आगे बढ़ने का नाम ही तो ज़िंदगी है। आज बेग हाउस में कहकशा को देखने कुछ लोग आ रहे थे। लड़का अज़मीर साहब का देखा-भाला था। इस रिश्ते के लिए सभी राज़ी थे। कहकशा के माँ-बाप को भी कोई ऐतराज़ नहीं था, बल्कि बेग हाउस के मकीन तो खुद अपनी बहू की रुखसती की हामी भरकर बड़ेपन का मुज़ाहिरा किया था। बेग हाउस के तमाम मकीन और कहकशा के माँ-बाप इस वक्त ड्राइंग रूम में मौजूद थे, जहाँ वो सब हल्की-फुल्की बातों में मसरूफ थे। भई बातें तो होती रहेंगी, ज़रा कहकशा बेटी को भी बुलाएं, लड़की की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। जी जी ज़रूर। है ना बेटा, जाओ वो अचानक खामोश हुई थी। वहाँ बैठे सभी लोग अपनी अपनी जगह जजीज होकर रह गए थे। जाओ मैला बहन के साथ जाओ और कहकशा को साथ ले आओ। नादिया को खामोश होता देख अजमीर साहब ने बात संभाली, तो वो दोनों भी जल्दी से सर हिलाती ऊपर की जानिब बढ़ी। वैसे तो मैंने कहकशा को देख रखा है, बड़ी प्यारी बच्ची है। तलाल के साथ शादी पर कितनी प्यारी और खुश लग रही थी।
खैर जो अल्लाह की मर्ज़ी। वो ख़ातून ख़ासी बातूनी थी। वो तमाम लोग बेसाख्ता ख़ामोश रह गए। जबकि सुफियान ने अपनी माँ को आँखें दिखाईं जो बड़बड़ा कर सीधी हुईं। और आप लोग बताएँ ज़ुबैर की शादी की तैयारियाँ हो गई? दोनों बच्चे घर के ही हैं तो काम बढ़ गए होंगे। इन्होंने जल्दी से बात घुमाई। चंद लम्हों में माहौल में छाया तनाव भी कम होने लगा। वो सब बातों में मसरूफ़ हो गए। लें कहकशा आ गई। कहकशा की माँ ने आगे बढ़कर बेटी को लाकर अपने बराबर बिठाया जो आहिस्ता से सलाम करती एक जानिब बैठ गई थी। अस्सलाम वालेकुम। इसके सलाम का सबने ही कुछ दिली से जवाब दिया। दोपहर के साथ बातों में मसरूफ सुफियान चौंक कर इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ था, जो स्किन रंग के लिबास में मलबूस, बालों में हाफ केसर लगाए, गुलाबी चेहरे पर आती शरीर लटों को मुंह पर आ जाने की वजह से कान के पीछे अड़स थी। इसकी माँ से बातों में मगन थी। वो सर झटक कर अपनी बेटी की जानिब मुतवज्जा हुआ, जो अपनी दादी के पास जाने की जिद कर रही थी। मामा संभालें प्लीज इसे। इसे हाथ पकड़कर टेबल से घुमाकर इनकी जानिब भेजा। आओ आओ गुड़िया, मैं तुम्हें तुम्हारी न्यू मामा से मिलवाती हूँ। कहकशा ने चौंक कर बच्ची की जानिब देखा जो लगभग 4 साल की थी। फिर बेयकीनी से नजर उठाकर सामने लोगों पर डाली जो नजरें चुरा गए थे। तो फिर बताएं भाई साहब, निकाह की क्या तारीख रखें? वो तो हथेली पर सरसों जमाने पर तुली हुई थी। हम आपको 1-2 दिन में जवाब देंगे। जवाब कहकशा की माँ की जानिब से आया था, जबकि कहकशा एक झटके से बच्ची को खुद से दूर करती वहां से निकलती चली गई। सभी ने इसका ये अंदाज गौर से देखा था। अपनी बच्ची के साथ ऐसा सलूक करने पर सुफियान के माथे पर बल पड़ चुके थे। किसी को भी कहकशा से इस कदर हद तक आमेज रवैये की तवक्का हरगिज नहीं थी। वो आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा प्लीज, वो अभी दुख में है तो फौरी तौर पर ये सब कबूल नहीं कर पा रही। इन्होंने बात संभाली। चले फिर हम लोग निकलते हैं। सुफियान ने सर मेहरी से बोलता उठ खड़ा हुआ। ऐसे कैसे बेटा, खाना हमारे साथ ही खाकर जाइएगा। इन्होंने मेहमान नवाजी निभाई। नहीं अंकल, थैंक यू, फिर कभी सही। वो इनसे हाथ मिलाता अपनी माँ को इशारा करता वहां से निकलता चला गया था। पीछे रह जाने वाले लोग खुद से नजरें चुराते खामोश थे। ये तो होना ही था। अरे मत मारी गई है तुम लोगों की। बेवा की शादी कौन करता है? और नखरे तो देखो जरा बहू रानी के। बच्ची को इतनी जोर से झटक दिया। जब से खामोश बैठी खाला भी अब खामोश नहीं रह सकी थी। जबकि नादिया बेगम इन पर एक तासुब भरी निगाह डालती वहां से निकलती चली गई थी। कहकशा, ये क्या हरकत थी? तुम्हें अंदाजा भी है इन लोगों के सामने तुम्हारी वजह से हमें कितनी सख्ती का सामना करना पड़ा? शहनाज बेगम के लहजे में गुस्से की रमक वाजे थी। आप लोगों के एक्शन का रिएक्शन था। एक बार मुझे बता तो देते, कम अज कम मैं जहनी तौर पर तैयार तो हो जाती। इससे खुश लहजे में जवाब दिया। नादिया मुझे बता रही थी पहले ही तुम इतनी मुश्किल से मानी थी। हमें लगा तुम मना ना कर दो, बस इसीलिए नहीं बताया। मगर एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा रवैया। इन्होंने ताज्जुब भरे लहजे में एहसास दिलाया जो नाराजगी का इजहार करती नजरें इधर उधर घुमा रही थी। मैं अपने रवैये के लिए शर्मिंदा हूँ और आप लोगों को जैसे बेहतर लगे वही करें, मुझे कोई एतराज नहीं। माज़ा खां लहजे में कहकर इसने अपना दामन बचाया था। हम तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहते, आराम से सोच कर जवाब देना। अब के इन्होंने नरमी से कहा। बस मैंने अपना जवाब आपको दे दिया है, बाद में भी यही होगा। वो सपाट तासुरात से खुरदुरे लहजे में बोली। तुम्हें कोई एतराज नहीं तो चलो ठीक है, फिर हम निकाह की तारीख तय कर देते हैं। वो वैसे भी सब सादगी से करना चाह रहे हैं। इन्होंने बात खत्म करने के अंदाज में कहा, जैसे आपकी मर्जी। कल ड्राइवर को भेज दीजिएगा, मैं कुछ दिन सुकून से घर पर गुजारना चाहती हूँ। इसके लहजे में नमी वाजे थी। मगर बेटा, जुबैर की शादी मैं मामा से पहले ही इजाजत ले चुकी हूँ। इन्हें मेरी यहाँ गैर मौजूदगी पर कोई मसला नहीं, आप बेफिक्र रहें। ड्रेसिंग टेबल की कुर्सी पर बैठती कहकर शाह हाथों पर लोशन लगाती इत्मीनान से बोली, जबकि दिल और दिमाग में एक चंग सी जारी थी। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी, हम निकलते हैं अब। वो इसे प्यार करती कमरे से बाहर आ गई। भाभी जान, कहाँ जाने की तैयारी है? जुबैर जो लंच ब्रेक में सीधा घर ही आ गया था, कहकशा को सूटकेस समेत सीढ़ियां उतरता देख हैरानी से बोला, अरे मियाँ, अब तो ये चंद दिन की मेहमान है। खैर से दूसरी शादी के निकाह की तारीख भी तय हो गई है इनकी। अब ये आज़ादी से अपने माँ बाप के घर जा रही है। अब इनका हमसे या हमारे घर से क्या वास्ता? मेरा बच्चा तो इनकी नहुसत की वजह से दुनिया से चला गया। अब ये बिल्कुल आज़ाद है। वो मज़ीद नीचे आती या फिर कोई जवाब देती, दादी जान की जानिब से जले कटे लहजे में नागवारी से जवाब आया था। अपनी धुन में खुशी से सीढ़ियाँ उतरती कहकशा के पाँव इनके इस कदर सख्त अल्फाज पर डगमगाए गए। इसने लरस कर गर्ल थामी। इसके लबों पर आते अल्फाज मुंह में ही कहीं रह गए थे।
ये क्या कह रही हैं दादी आप? एक पढ़ी-लिखी, दीनदार, 5 वक़्त की नमाज़ी होने के बावजूद आप इस कदर कच्चे अकीदे की मालिक हैं। इंसान की ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। वो जिसे चाहे, जब चाहे इस दुनिया से उठा ले। वो डकैती तो एक बहाना था। तलाल भाई अपनी ज़िंदगी की इतनी ही सांसें लिखवा कर आए थे। इसमें भाभी की तो कोई गलती नहीं। ज़ुबैर ने गुस्से से तहस लहज़े में सख्त से जवाब दिया। जबकि वो इस पर एक हिकारत भरी निगाह डालकर रुख मोड़ गई। चुप करो तुम, ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए हैं। सब जानते हैं, इस लड़की के पैर ही मनहूस थे। इस लड़की की मनहूसियत हमारे जवान जहान बच्चे को खा गई। और बेशर्मी की इंतहा देखो, अभी शौहर के इंतकाल को जुम्मा जुम्मा 8 दिन ही हुए हैं और ये चली हैं दूसरी शादी रचाने। वो नखवत से सख्त लहजे में बोली। इनके लहजे और अंदाज में कहकशा की यही हिकारत थी जो इसे अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रही थी। इस वक्त जुबैर के अलावा घर में कोई और मर्द मौजूद नहीं था, वरना अजमीर साहब के सामने कहकशा को इस तरह के अल्फाज बोलने की हिम्मत इनमें कभी न होती। जबकि वो आंसू बहाती पूरे वजूद से लरज रही थी। एक तरफ इसकी जिंदगी इस कदर मुश्किलात का सामना कर रही थी, दूसरी जानिब लोगों की बातें जो हर रोज गम को नए सिरे से ताज़ा कर देती थी। बस बहुत हो गया दादी, अब आप मजीद एक और लफ्ज़ भाभी के खिलाफ नहीं बोलेंगी। मुझे अफ़सोस है कि आप लोग आज के इस जदीद ज़माने में रहते हुए भी इस तरह की सती सोच के मालिक हैं। इस कदर जहालत की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी मुझे आपसे दादी जान। वो तैश में सारे एहतराम भुलाए ताक रख गया था। ज़ुबैर तमीज़ से दादी हैं तुम्हारी। घर में होती गर्मा-गर्मी की खबर सुन लॉन में माली के साथ पौधों की काट-छाँट करवाती नादिया बेगम दौड़ के वहाँ आई थी। ज़ुबैर को बदतमीज़ी करता देख वो सख्त लहज़े में तंबीह करने लगी। मामा ये मेरी तमीज़ और तरबियत ही है कि अब तक खामोश हूँ, वरना मेरे घर में खड़े होकर मेरी भाभी के लिए इस तरह के अल्फ़ाज़ बोलने वालों को मैं मिनट भी बर्दाश्त ना करूँ। वो नागवारी से हद तक आमेज़ लहज़े में बोलकर सर झटका सीढ़ों पर ही बैठी कहकशां से शिद्दत से सिसक उठी थी। तलाल की मौत में इसकी क्या गलती थी भला? रुमैला इसे खामोश करवा रही थी जबकि ऐना को ज़ुबैर का कहकशा की खातिर इस तरह बोलना एक आँख न भाया था। तुम्हारा हमारी मुखालफत करोगे लड़के, वो भी इस सब्ज़ कदम लड़की की खातिर जो अव्वल रोज़ से ही मेरे घर में ब्याह कर आई है, इस घर की खुशियाँ खा गई, डायन। इन्होंने मज़ीद गौर अफ़शाइयाँ की, इसने बहुत मुश्किल से खुद पर ज़ब्त किया। अगर आज भाई ज़िंदा होते और आपको कहकशा भाभी के लिए इस तरह के अल्फ़ाज़ बोलते सुन लेते, तो शायद इससे ज़्यादा कुछ बड़ा कर गुज़रते। वो तैश में बोलकर कहकशा की जानिब बढ़ा। चलें भाभी मैं आपको आपके घर छोड़ दूँ, अब ये वाक़ई आपका घर नहीं रहा। जिस घर में आपकी कोई इज़्ज़त नहीं है, ऐसी जगह मज़ीद क़याम करना भी नहीं चाहिए, जहाँ इस तरह की छोटी ज़हनियत के लोग रहते हों। वो बेग हाउस के तमाम मकीनों पर एक कहर आलूद निगाह डालता कहकशा को बाजू से पकड़ कर खड़ा करता वहाँ से निकलता चला गया, जो किसी गुड़िया की मानंद खींची चली जा रही थी। वो रोने के बायस सुर्ख पड़ती आँखों को शर्मिंदगी से इसकी जानिब उठाए मुसलसल नफ़ी सर हिलाती मज़म्मत कर रही थी, मगर मुकाबिल इसकी हर फ़रियाद से गाफ़िल अपने साथ ले जा रहा था। तौबा तौबा, शर्म हया ही नहीं है इस लड़की में। कैसे चलती चली जा रही है? ऐसी बेहूदगी देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? कुछ लोगों की किसी बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो इन्हीं में से एक थी। बेग हाउस के तमाम मकीन एक-एक करके वहाँ से जाने लगे थे। अब वहाँ सिर्फ़ दादी और ऐना रह गई थी। ए लड़की, तुम ज़रा ध्यान रखो और ज़ुबैर को इस सब्ज़ कदम वाली से दूर रखो। मुझे ये लड़की एक आँख नहीं पाती। ये तौर तरीके अच्छे नहीं होते। मैं नफ़रत से गोया हुई। अब ऐना का माथा भी ज़रा ठिठका था, जबकि वो मुसलसल बड़बड़ा रही थी। ज़ुबैर कुछ देर पहले ही इसे हल्की आउट छोड़ कर गया था। जब वो घर में दाखिल हुई तो मुलाज़मा से पता चला शहनाज़ बेगम और इदरीस साहब किसी दावत में गए हुए हैं। वो बहुत खामोशी से अपने कमरे में दाखिल होती, बेड पर गिरकर ज़ारों कतार रोती, अपनी किस्मत की इस सितमज़दगी पर मातम कनाती। समझ नहीं आ रहा था इससे कहाँ गलती हुई थी जो इसके नसीब में गम लिख दिया गया था। अल्लाह की मसलहतों से अनजान वो मुसलसल सिसकती, शाम तक रोती, शिकवा गिना रही थी। आज तलाल को गए 6 माह होने वाले थे, मगर सब्र था कि आ ही नहीं रहा था। वो जब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगती थी, कोई ऐसे अल्फाज़ बोल देता था जो इसकी सारी हिम्मत हवा कर देते थे। इद्दत में रहते ये अल्फाज़ दादी जान इसे कितनी बार बोलकर इसकी तज़लील कर चुकी थी, मगर वो जब से खामोश रही थी। मगर आज यूँ सबके सामने अपनी ज़ात का बेमोल होना इसका दिल तक छलनी कर गया था। आज तलाल की याद बहुत आ रही थी, मगर अब रोने के सिवा क्या ही किया जा सकता था? कहकशा बेटा, शहनाज बेगम रात 8 बजे डिनर के लिए बुलाने कमरे में आई तो इसे बेड पर सोता पाया। वो बेड के करीब आई, मुस्कुराकर इसके चेहरे से बाल हटाए। चेहरा रोने के बायस सुर्ख हो रहा था, गाल पर मिटे-मिटे आंसुओं के निशान वाज़ेह थे। इन्हें एकदम तकलीफ ने आन घेरा। वो यकीनन तलाल की याद में सारा दिन रोती रही थी। इन्हें अपनी आज की गैर मौजूदगी पर अफ़सोस हुआ। कहकशा उठो बेटा शाबाश।
तुम्हारे बाबा डिनर पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने आहिस्ता से चेहरा थपथपा कर होश दिलाया। आँखें मसलती चौंक कर उठी, फिर सामने अपनी माँ का चेहरा देख फीका सा मुस्कुराई। "आ गईं आप?" इसने ज़रा उठकर बैठते इस्तफ़सार किया। "हाँ, हम लोग तो काफ़ी देर पहले से आ गए थे। सकीना बी ने बताया तुम सो रही हो, तो इसलिए हमने तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा।" वो प्यार से सर पर हाथ फेर कर बोली, "चलो जल्दी से फ्रेश होकर हमें डिनर पर जॉइन करो।" वो मुस्कुरा कर बोली, "जी आप चलें, मैं बस 2 मिनट में आई।" वो कम्बल हटाकर बाथरूम की जानिब बढ़े, वो भी बेडशीट दुरुस्त करती कमरे से बाहर निकल गई थी। यार और कितनी शॉपिंग करनी है तुम्हें? वो दोनों पिछले 2 घंटे से शॉपिंग मॉल की खान झाँकने में मसरूफ थे। ऐना गोया के दीगर बाद दुकानों में दाखिल होता देख वो सर पीछे गिराकर बेजारी से बोला, "अभी तो आए हैं।" वो ज्वेलरी शॉप में दाखिल होती मुँह बनाकर बोली, हमें शॉपिंग करते 2 घंटे हो गए हैं मैडम। ज़रा जल्दी करो फिर मुझे ऑफ़िस जाना है।" वो आँखें घुमाकर उकताहट भरे लहजे में बोला, "हाँ, बड़े आए बिल गेट्स।" वो मुँह बसोर कर बोली, "अच्छा, ये देखो ये झुमके कैसे लग रहे हैं?" इसने चेहरे का रुख इसकी जानिब फेर कर कान से झुमका लगाकर इससे राय जानी चाहिए। "अच्छे लग रहे हैं, जल्दी पैक करवा लो। जल्दी करो यार।" वो फिर बेज़ारी से बोला, "मुझे बाहर लाकर बड़ी जल्दी लगी होती है। कल कहकशा भाभी का ड्राइवर बनकर इनके घर छोड़कर आया जब देर नहीं हुई।" वो इसके मुँह बनाकर बोलने पर हैरान हुआ। "इनका यहाँ क्या ज़िक्र?" इससे पूरी आँखें वाक कर अचंभे से पूछा, "कुछ नहीं, भाई आप ये पैक कर दें।" वो शॉपकीपर की जानिब मुतवज्जा हुई जबकि वो जाँचती नज़रों से इसके बिखरे तासुरात देख रहा था। "अब चलें, देर हो रही है।" वो दाँत किचकिचाकर इससे पहले बाहर निकलती तेज़-तेज़ कदम उठाकर गाड़ी में बैठ गई। वो हवनकों की तरह इसके अजीब तेवर देखता रह गया, जो किसी और ही हवाओं में लग रही थी। आज इतवार का छुट्टी का दिन था, जिसकी वजह से इदरीस साहब घर पर ही मौजूद थे। वो सुबह मॉर्निंग वॉक से वापसी पर नाश्ते के बाद कुछ ज़रूरी काम निपटा कर अभी घर वापस आए थे, जब सामने ही इन्हें अपनी बेटी बैठी नज़र आई थी, जिसने रूम से बाहर आने ही तर्क कर दिया था। सुफियान का पैगाम याद आते ही वो कदम उठाकर इसकी जानिब आए। कहकशा बेटा, अजमीर साहब और मैं तुम्हारे निकाह की तारीख रखना चाह रहे थे, मगर निकाह से पहले सुफियान तुमसे एक बार मिलना चाहता है। वो लाउंज में पड़े सोफे पर बैठी टीवी देखने में मशगूल थी। जब उस करीब सोफे पर आकर बैठते हशाश बशाश लहजे में बोले, हैं मगर क्यों? वो जरा चौंक कर बोली, वो तुमसे कुछ जरूरी भी बात करना चाहता है। अगर तुम्हें एतराज है तो हम मना कर देते हैं। जवाब शहनाज बेगम की जानिब से आया। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, कब जाना है? इसने कुछ सोच कर हामी भरी। वैसे तो सुफियान शाम में आने का बोल कर गए हैं, मगर तुम जरा अपना हुलिया दुरुस्त कर लो। उन्होंने घड़ी पर नजर डालकर याद दिलाया। चलें ठीक है, मैं जरा शावर लेकर चेंज करके आती हूँ। वो एलसीडी ऑफ करती अपने रूम की जानिब बढ़ी। पीछे अब वो दोनों मुतमईन नजर आ रहे थे। ढलती शाम के इस दलफरेब मनाजिर को आंखों के रास्ते दिलो दिमाग की किताब में नष्ट करते वो दोनों इस वक्त कराची के साहिल समंदर पर मौजूद समंदर में उठती लहरों को देख रहे थे। ऊंची ऊंची लहरें हवाओं की मौज में एक खूबसूरत सा रक्त दिखला रही थी। इस शाम की खूबसूरती में मजीद खूबसूरती बिखेरती वो अलग अलग मुजस्समे अपनी अपनी सोचों के महवर में गुम लफ्जों को तरतीब देने में कोशां थे। आसमान पर शफक की लाली सी बिखरने लगी थी। सूरज गुरूब होते ही टोलों की शक्ल में परवाज भरते परिंदे आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों की जानिब रवां हो रहे थे। अपनी तरफ तेज रफ्तार से आती पानी की लहरें इनके टखने भिगोए दे रही थी। वो इस मंजर में गुम जरा करीब आ गए थे। कैसी हैं आप? कहकशा ब्लैक जीन्स की पैंट पर चॉकलेटी रंग की टी शर्ट से बेतन किए सिल्की बालों को जेल से पीछे सेट किए वो इसी शाम का हिस्सा लग रहा था। अच्छी हूँ, यकलक जवाब देकर वो खामोश हो गई। नेवी ब्लू रंग का प्लेन सिल्क का शलवार सूट पहने, कहकशा गले में दुपट्टा डाले, इससे जरा फासले पर खड़ी थी। हाफ कैचर में मुकीब बालों की चमचमाती लटें हवा के दोष पर लहराती बार बार इसके चेहरे पर आ रही थी, जिन्हें बार बार हाथ से कान के पीछे अड़ा चुकी थी। जी लग भी रही हैं, वो बेसाख्ता बोल गया। इसने चौंक कर रुख फेर कर इसकी जानिब देखा, जो अब जरा हफ्फत से सर झटक गया। खैर मैंने आपसे कुछ बात करनी थी, इसने तहमीद बांधी। जी मैं सुन रही हूँ, इसने गोया इजाजत दी जबकि चेहरे के तासुरात बिल्कुल सपाट थे। इससे पानी से जरा 2 कदम पीछे को उठाए। आप जानती हैं ना घर वाले 1-2 रोज में तारीख तय कर देंगे। कहकशा ने सर हिलाकर तस्दीक की। इस रोज अपनी बेटी के साथ आपका रवैया देख मुझे बहुत गुस्सा आया था और दिल किया भी इस रिश्ते के लिए मगर मना कर दूं, मगर फिर मामा के समझाने पर खामोश हो गया। इस रोज की हरकत याद आकर कहकशा को एक बार फिर शर्मिंदगी ने आन घेरा।
अपने इस रवैये के लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। कहकशां ने होंठ चबाकर माज़रत चाही। कोई बात नहीं, कभी-कभी इंसान जज़्बात में ऐसा कदम उठा लेता है जो इसे नहीं करना चाहिए था। इसने आम से लहजे में कहा जबकि वो खामोश थी। खामोशी का दौरान या तवील हुआ तो इसने एक गहरी सांस फिजा के सुपुर्द करते हिम्मत जुटाकर बात करने का फैसला किया। मैं ये शादी सिर्फ मामा की जबरदस्ती करने पर कर रहा हूँ, चूंकि अब वो मजीद रानिया की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती और वो रोज रोज एक नई बेबी सीटर तलाश करते करते थक चुका हूँ। कहकशां ने इसे अजीब नजरों से देखा। पानी की लहरें पाँवों को छूती वापस जा रही थी, तो जिस तरह का रवैया इस रोज आपने रानिया के साथ रखा, वो शादी के बाद मैं आइंदा हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। रानिया को सँभालने के लिए बेबी-सिटर का इंतज़ाम हो जाएगा, मगर इसकी देखभाल की तमाम तर ज़िम्मेदारी आपकी होगी। इस घर में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप रानी की ज़िम्मेदारी नहीं सँभाल सकतीं तो अभी बता दें, ताकि मैं आइंदा के लिए अभी से खबरदार हो जाऊँ और कोई मुस्बत फ़ैसला कर सकूँ। इसने संजीदगी से बोलकर इसकी राय जानना चाही। वो सब एक इत्तेफ़ाक था। मैं ज़रा गुस्से और शौक में थी, बाकी रानिया की ज़िम्मेदारी से मुझे कोई मसला नहीं। कहकशां ने कुछ लम्हे के वक़्फ़े के बाद जवाब दिया। अच्छी बात है, फिर निकाह की तारीख तय करवाते हैं। इसने फ़ौरी फ़ैसला लिया तो कहकशां खामोशी से सर हिला गई। चलें, रात बहुत गहरी हो रही है, मैं आपको घर छोड़ दूँ? इसे रात के साए गहरे होते देख कहा। कहकशां सर्द हवाओं के झोंकों के बाइस सीने पर बाजू लपेटती इसके हमकदम हुई। पानी में खड़े रहने के बाइस इसके भी पांचे गीले हो गए थे। मगर गीली-गीली सी रेत पर कदम उठाती वो आज काफ़ी अरसे बाद दिल से मुस्कुराई थी। वो दोनों तीनों वो दोनों तीनों घर में शादियों की तैयारियां ज़ोरों-शोर से चल रही थी। ऐसे में सभी पुराने गमों को भूलकर नई खुशियों को खुशामदीद कहने को तैयार थे। कहकशां को खुश देख बेग हाउस के तमाम मकीन ही खुश व मुतमईन थे। आज कितने दिनों बाद बेग हाउस में वही पहले की तरह की खुशियां रख्सा थी। कहीं कोई गम या रंजिया अफ़सोस नहीं था। कहकशां को नादिया बेगम बहुत मान से ब्याह कर लाई थी। इसको रुखसत करते अफ़सोस हो रहा था। कभी ये दिन भी देखना नसीब होगा, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। मगर यही ज़िंदगी थी और यही ज़िंदगी के रंग। 1 हफ्ते बाद ज़ुबैर और रैना की माइयों का फंक्शन था। बेग हाउस 6 माह पहले की तरह एक बार फिर मेहमानों से भरने लगा था। मेहमानों 2 दिन बाद इन दोनों के साथ ही कहकशां और सुफियान का निकाह भी रखा गया था। सब खुश थे सिवाय चंद एक हासिदीन, और यह हसद इस बार किसी का घर उजाड़ने वाला था। इसका फैसला वक्त पे करना था। रात का दूसरा पहर था जब कहकशां एकदम किसी बुरे ख्वाब के ज़ेरे असर चौंक कर उठ बैठी थी। घबरा कर साइड टेबल पर रखा लैंप ऑन किया तो कमरे में मद्धम सी रोशनी फैल गई। पूरा वजूद पसीने से शराबोर बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। कैसा अजीब ख्वाब था ये, दलाल भला कैसे वापस आ सकते हैं? चेहरे पर हाथ फेर कर अपने तासुरात बहाल करती खुद साख्ता बड़बड़ाई। दिलो दिमाग पर अजीब सी वहशत तारी हो गई थी। रात ना जाने क्या क्या सोचते हुए गुजारती थी, और अब अचानक इस तरह का ख्वाब आना सच में इसे हवास फाख्ता कर गया। सूखते हलक में प्यास की शिद्दत से कांटे चुभने लगे। पानी के जग की जानिब बढ़ाया जो इत्तेफाक से खाली था। ज़हन पर थकन सी सवार थी। चारों ने 4 बेड से कदम नीचे फर्श पर रखे। वो उठ खड़ी हुई, पुष्प पर बिखरे बालों को ऊंचे जूड़े में लपेट कर कांच का जग उठाकर पानी की नींव नीचे कमरे की जानिब पड़ी। वो आहिस्ता से कदम उठाती जीना अबूर करती किचन में आई। किचन में डिस्पेंसर से पानी का गिलास भरकर कदम उठाती जरा फासले से किचन में पड़ी 4 कुर्सियों की गोल मेज के करीब आती। इनमें से एक करीब कुर्सी खींच कर बैठ गई। पानी का गिलास लबों से लगाया तो जलते असाब को सुकून सा आया। आखिर घूंट भर एक गहरी सांस खींचते इसने अभी गिलास मेज पर रखा ही था कि धम से आती आवाज पर चौंक सी गई। ऐसा लगा था जैसे कोई जीरो खिड़की से कूदी हो या फिर कोई बड़ी भारी चीज ऊंचाई से फर्श पर गिर गई हो। वो डर खौफ के मिले-जुले तासुरात लिए किचन से बाहर आई। पूरे घर में अंधेरा फैला हुआ था। वो वहीं किचन के पलंग की आड़ में खड़े होकर चारों तरफ का जायजा लेने लगी। जब सीढ़ियों से ऊपर से नीचे की जानिब आता हैवला नजर आया, कहकशां का सांस खुश्क हो गया। यकीनन घर में चोर घुस गए थे। अपने जाने से समझदारी का मुजाहरा करती वो किचन में रखा बेलन उठाकर छोटे-छोटे कदम उठाती सीढ़ियों की निचली जगह पर आखिरी सीढ़ी की साइड में छुपकर घुटनों के बल बैठती ताकि चोर जैसे ही नीचे आए वो इस पर हमला कर सके। मुकाबिल भी पानी की प्यास की शिद्दत तलब होने के बाद मगन सा नीचे आ रहा था। अभी वो आखिरी सीढ़ी पर ही था कि एकदम से कोई सामने से नाजिल हुआ। चोर चोर, मामा बाबा चोर, गार्ड्स, माली बाबा, सकीना भी, जल्दी आए, चोर, घर में चोर घुस गया है, जल्दी आए, मैंने चोर पकड़ लिया है। चोर के रूप में जो भी शहद थी रात के इस पहर सामने खड़ी आफत को आंखें बंद किए इर्द गिर्द से बेगाना चिल्लाता देख बौखला गया। सदा शुक्र था इसका बेलन वाला हाथ वो हवा में ही थाम चुका था, वरना अब तक इसका सर खुल चुका होता। मामा बाबा वो मुसलसल चिल्ला रही थी। कहकशां कहकशां क्या हुआ यार?
मर गए मरवाओगी क्या मुझे? चुप करो, मैं हूँ, मैं आज़र, तुम्हारा दोस्त आज़र। इसने अचानक इसके लबों पर हाथ जमा कर इसका मुँह बंद किया था जो रात को दिन में तब्दील करने पर तुली हुई थी। कहकशा ने खामोश होकर पट से आँखें वाँकी और सामने खड़ी शख्सियत को देख इसे गुस्सा और हँसी बैकपन दोनों साथ आए। चिढ़कर इसके हाथ में दाँत काट दिए। वो घबरा कर 2 कदम पीछे हुआ। इतने में इदरीस साहब और शहनाज बेगम भी अपने कमरे से बाहर आए। उफ़! कटखनी बिल्ली क्या कर रही हो यार? वो हाथ में ज़ोर से झड़कता ताज्जुब से बोला, मैं कटखनी, ये तुम क्या हरकतें करते फिर रहे हो? भला घर में भी कोई चोरों की तरह दाखिल होता है क्या? वो माथे पर तेवरी चढ़ाए तफ्तीश भरे लहजे में बोली, क्या हुआ बेटा? इतना शोर किस बात का है? वो दोनों घबरा कर इन दोनों को बहस करता देख जल्दी-जल्दी सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आए। मामा, ये आपका लाडला भांजा चोरों की तरह रात के इस पहर घर में भूतों की तरह टहल रहा है। मैं समझी चोर घर में घुस गया। वो मासूमी नाराज़गी से बोली, जबकि वो अब पेट पर हाथ रख के हँस-हँस कर दोहरा हो रहा था। लाइक सीरियसली कहकशा, तुम इतनी सिली हो कि किसी चोर को मारने के लिए बेलन साथ लाई थी? जिसने पेट पर हाथ रख कर मुस्कुराते मजाक भरे लहजे में कहा, जबकि वो दोनों रात के इस पहर अपनी नींद खराब होने पर अच्छे खासे नाराज नजर आ रहे थे। कहकशा बेटा, जरा लेट नाइट आया था। तुम आठ आज लेट नाइट आया था। तुम 8 बजे डिनर करके कमरे में जा चुकी थी, तो मैंने सोचा तुम्हें सुबह बता दूंगी, मगर तुम दोनों ने तो आधी रात को ही पूरी सोसाइटी को सर पर उठा डाला। वो आगाही देती अफसोस भरे लहजे में बोली, उफ मामा, मुझे क्या पता। मध्यम मदम की आवाज पर मैं समझी कि घर में कोई चोर कूद गया। इसने तो डरा ही दिया था। वो सर पर हाथ मारती मुस्कुरा कर बोली। इस बेवकूफाना हरकत पर हंसी आई थी। यार, वो तो यहाँ अंधेरे में मेरा पैर कालीन में लिपटा तो मैं गिर गया था। पैर लंगड़ाता हुआ नीचे आ रहा था और तुमने मुझ पर बेलन समेत हल्ला बोल दिया। वो आंखें चढ़ाकर एक गहरी सांस फिजा के सुकुट करता गोया हुआ। तुम भी ना, चोट तो नहीं लगी? इसके लहजे में फिक्र थी। नहीं यार, ठीक हूँ, मगर तुम्हारी हरकत पर मुझे हार्ट अटैक जरूर आ जाता। वो शरारत से बोला जबकि वो मुस्कुरा उठी। चलो शाबाश, दोनों अपने-अपने कमरों में जाओ। 2 दिन बाद से शादी की रस्में शुरू हैं। बहुत काम है शाबाश। शहनाज बेगम और इदरीस साहब ने अपने कमरे की जानिब कदम उठाए। इन दोनों को भी हिदायत दी। कहकशां लबों पर मुस्कुराहट रोके अब तक इसे टेढ़ी नजरों से घूर रही थी, जबकि वो बालों में हाथ फेरता मुसलसल मुस्कुरा रहा था। और फिर दोनों ही कहका लगाकर हंस पड़े थे। रात की खामोशी में इन दोनों के जिन्नाती कहकों की गूंज दूर तक सुनाई दी थी। क्या कर रही हो प्यारी दुल्हनिया? वो नॉक करके कमरे में दाखिल होता सोफे पर पैर फिसल कर बैठता शौकी से बोला, कुछ नहीं, बस अपना काम कुछ सामान समेट रही हूँ। कल मुझे तलाल के घर जाना है, फिर वहीं से रुखसती। इसका लहजा संजीदगी लिए हुए था। तुम खुश हो कहकशा? इसके गैर मुतवक्का सवाल पर चंद लम्हे वो कुछ बोल ही नहीं सकी। क्या फ़र्क पड़ता है, अब कौन-सी खुशी होनी है? ये तो सिर्फ़ एक समझौता है वक़्त और हालात के साथ। वो दुःख से बोली, वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। आज़र कहकशा से 6 माह छोटा था, मगर फिर भी दोनों की खूब बनती थी। मतलब ये सब तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं हो रहा? इसने अंदाज़न कहा। नहीं, ये सब मेरी मर्ज़ी और रज़ामंदी से हो रहा है। इसने संजीदगी से जवाब दिया। तो फिर ये उदासी कैसी सेनोरिटा? इसने शरारत भरे लहजे में पूछकर माहौल का तनाव कम करना चाहा। उदासी नहीं, बस तलाल की याद आ रही थी, जो अब सारी ज़िंदगी ही मेरे साथ रहनी। इसके लफ्ज़ों में दुःख वाज़ेह था, जबकि सपाट चेहरे से बैठा। वो ताज्जुब से इसकी जानिब देख रहा था, जो इसके लिए एक दोस्त से बढ़कर थी, मगर इसने कभी इस नहज पर आकर ऐसा नहीं सोचा था। खैर, तुम ये बताओ, शादी में पहनने के लिए कपड़ों की शॉपिंग कर ली तुमने? इसने सर झटक कर नॉर्मल अंदाज में पूछा। नो, आज करूँगा। इसने फ़ौरन अपने तासुरात पर काबू किया। तुम्हारे साथ चाहता, मगर तुम तो अपने ससुराल जा रही हो। तुम उस गरीब को अकेले ही पाकिस्तान के बाज़ारों की खाक छाननी पड़ेगी। वो मस्नूई नाराज़गी से मुँह बसोर कर बोला, सो तो है, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ मार्केट के चक्कर लगाने का। यार, लड़कियों से ज़्यादा देर लगाते हो तुम कपड़े सिलेक्ट करने में। वो आँखें घुमा कर बोली, ऐसा ही हूँ मैं। इसे बेज़ारी से कंधे उचकाए, जबकि इसे गुस्से से अपनी जानिब घूरता पाकर वो एक जानदार कहका लगाता कमरे से बाहर निकल गया। यकीनन ये लड़का कभी नहीं सुधरने वाला था। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। आज बेग हाउस के लॉन में जुबैर और ऐना की मेहंदी का कंबाइंड फंक्शन मुनक्किद किया गया था, जबकि कहकशा और सुफियान दोनों का ही दूसरा निकाह था। वो इस फ़ज़ूल रस्म से पीछे ही रहे थे। लॉन के पहले हिस्से के ऐन बीच में स्टेज बनाया गया था, जिसका मुकम्मल बैकग्राउंड पीले गेंदे के फूलों से सजाया गया था, जबकि दुल्हन-दूल्हा के लिए रखे गए झूले को गुलाब और सफ़ेद मोतियों के फूल से सजाया गया था। स्टेज से खासे फासले पर मेहमानों के लिए रखी गई हर टेबल पर रंग-बिरंगे फूलों का एक खूबसूरत सा गुलदस्ता रखा गया था।
हर सू फूलों की महक फैली हुई थी, जो हर एक के मूड पर खुशगवार तासुर छोड़ रही थी। कुछ ही देर में दुल्हन को स्टेज पर ले जाने का शोर उठा, तो कुछ देरी के वक़्फ़े से ज़ुबैर और ऐना दोनों को फूलों से बने चादर-नुमा फ्रेम के साए तले स्टेज पर लाकर बिठाया। "चलें खालाजान, आप बड़ी हैं, इस रस्म का आगाज़ आप करें।" नादिया ने ज़रा फासले पर सफ़ेद छोटी-सी कमीज़ पर सफ़ेद ही गरारा पहने बैठी खाला बी को मुख़ातिब किया। "हाँ, चलो।" वो आहिस्ता से कदम उठाती नादिया बेगम का हाथ थामे उठकर स्टेज की जानिब बढ़ीं। वो स्टेज पर आईं तो सीधी नज़र ऐना के बराबर में ग्रीन और आतिश मिज़ाज का जोड़ा पहने बैठी कहकशा पर पड़ी, जो शायद अभी वहाँ आई थी। कानों में मस्नूई पीले फूल की बालियाँ पहन रखी थी। "अरे! ये यहाँ क्या कर रही है?" इन्होंने कड़े तेवरों से पूछा। स्टेज पर मौजूद तमाम गैंग पार्टी, जो हँसी-मज़ाक में मसरूफ़ थी, एकदम खामोश रह गई। ज़ुबैर ने सर्द निगाहों से इन्हें देखा, मगर वहाँ परवाह किसे थी? कहकशा को मैं लेकर आई हूँ अम्मा जान, रस्म करवाने के लिए। पहले आप जाएँ। नादिया ने आगे बढ़कर बात सँभालनी चाहिए। बहू, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम इस मनहूस का साया अपने बच्चों की खुशियों पर डलवाना चाहती हो? अरे परे करो इस सब्ज़ कदमों वाली को। इन्होंने नफ़रत आमेज़ लहज़े में हक़ारत से कहा, जबकि वो भरी महफ़िल में अपनी तज़लील पर तकलीफ़ से आँखें मीच गई थी। ज़ुबैर ने कुछ कहना चाहा, मगर ऐना ने इसके हाथ पर दबाव डालकर खामोश करवा दिया। अम्मा जान, कैसी बातें कर रही हैं आप? सब हमें देख रहे हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें। इन्होंने आहिस्ता आवाज़ में मना किया। कहकशा बेटा, हटो, तुम जगह दो दादी जान को। नादिया ने आँखों के इशारे से इस मंज़र से ओझल होने की इल्तिजा की। अरे बदबख्त, बिल्कुल ही दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मेरे बच्चों से दूर हो जाओ। एक को खाकर सुकून नहीं मिला, जो फिर डायन बनकर आ गई हो। अब तो दूसरी शादी की भी इजाज़त मिल गई है तुम्हें। निकाह करके दफ़ा हो जाओ मेरे बच्चों की ज़िंदगी से। इन्होंने कदम ज़ुबैर की जानिब बढ़ाते कहा, जो बहुत मुश्किल से ज़ब्त किए बैठा था। कहकशा पूरी महफ़िल की नज़रें खुद पर जमी देख अपने आँसू ज़ब्त करती तेज़-तेज़ कदमों से भागती महफ़िल से बाहर निकल गई। किसी की नज़र में अफ़सोस था तो कोई दादी जैसी नज़रें और सोच रखता था। किसी को सख्त कदमों वाली से नफ़रत महसूस हुई तो किसी को हमदर्दी। मगर इस नाइंसाफ़ी पर इसके माँ-बाप समेत सभी खामोश थे। वो मज़ीद कुछ भी बोलकर अपनी बेटी की ज़ात का तमाशा नहीं लगाना चाहते थे। वो आँसू पर ज़ब्त करती हिचकियों से रोती सबसे दूर अंधेरे में खड़ी आँसू बहा रही थी। जब आज़र, जो स्टेज से काफ़ी दूर खड़ा मोबाइल पर मसरूफ़ था, इसे रोता भागता देख चौंक कर इसकी जानिब आया, जो अभी खुशबाज सी तैयार होकर नीचे आई थी। कहकशा यार, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? इसने आते ही सवालों की बौछार कर दी थी। सिसकियाँ भरती कहकशा ने जल्दी से आँसू साफ़ किए। कुछ नहीं, बस ऐसे ही आँखों में कुछ चला गया। इससे बहाना बनाया। अच्छा, मैं इतना बेखबर नहीं जितना तुम समझ रही। आंटी ने बताया था मुझे। तुम्हारे ससुराल में कैसा सलूक हो रहा है तुम्हारे साथ? चलो बताओ क्या हुआ? इसने मसनूई गुस्से से पूछा। वो जो खुद पर ज़ब्त कर रही थी, अचानक पपक-पपक कर रो पड़ी। वो आज़र के बारह इस्तफ़सार पर सब कुछ बताती चली गई। सीरियसली मुझे यकीन नहीं होता, इतना पढ़ लिख जाने के बाद भी पाकिस्तान में इस कदर जहालत है। सच में इतनी घटिया सोच। दुनिया ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है। जिस किस्म का हादसा तुम्हारे साथ पेश आया, मगर ये सब अल्लाह की मर्ज़ी थी। ये सब तुम्हें कैसे ऐसे मुजरिम ठहरा सकते हैं? जबकि तुम तो खुद एक मजबूर इंसान हो, जिसके बस में कुछ नहीं। इस इख्तियार का मालिक तो अल्लाह है, तो तुम कैसे किसी की जान ले सकती हो? माइंड नहीं करना कहकशा, मुझे अंदाज़ा नहीं था। दलाल के घर वाले पढ़े-लिखे जाहिल हैं। वो मुझसे और तनफ़्फ़ुर में नागवारियत से बोला, ऐसी बात नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं। वो लोग तो हर मुमकिन कोशिश करते हैं खुश रखने की। बस दादी ज़रा पुराने वक़्तों की हैं, तो जब भी ऐसी वहमी बातें करती हैं। इसने आँसू साफ़ करके फ़ौरन दिफ़ा किया। कहकशा भाभी, आपको सब स्टेज पर बुला रहे हैं। सुफ़ियान भाई के घर वाले आ गए हैं, जल्दी चलें। वो दोनों अभी बातों में मसरूफ़ थे कि तलाल की मामूज़ात ने आकर इत्तिला दी। आओ, चलें। वो आज़र की मुस्कुराहट पास करती स्टेज की जानिब बढ़ी, जबकि इसकी नज़र एक तरफ वो बातों में मसरूफ़ खड़े सुफ़ियान पर पड़ी, जो सफ़ेद शलवार सूट में मलबूस किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। इसकी नज़र खुद पर पड़ते ही सर के इशारे से सलाम करती वो स्टेज पर आई। हज़ारों तलख़ियों के बाद बिलाख़िर वो दिन भी आन पहुँचा, जिसको सभी को बेचैनी से इंतज़ार था। आज इन चारों के निकाह के साथ रुखसती तय पाई थी। बेग हाउस की दोनों बेटियों की रुखसती की तक़रीब बैंक्वेट में रखी गई थी। 2 कपल होने की वजह से एक ही स्टेज पर दोनों दुल्हन और दूल्हाओं के बैठने का इंतज़ाम किया गया था। गोल्डन शेरवानी के साथ मैरून गुलाब लगाए, पैरों में खुद से पहने बैठा ज़ुबैर अज़मी पूरी महफ़िल पर छाया हुआ था। इसके साथ ही ब्लड रेड कलर की लहंगे में मलबूस है ना हेवी मेकअप लुक पर भारी ज्वेलरी पहने इसके बराबर में बैठी शहज़ादी लग रही थी। 11 बजने वाले हैं, ना जाने सुफ़ियान के घर वाले कहाँ रह गए। महफ़िल अपने उरूज पर थी, मगर अब तक निकाह की सुन्नत अदा होनी रहती थी।
सुफियान के घर वालों के इंतजार में जुबैर और ऐना का निकाह भी रहता था। वो लोग कॉल्स पर कॉल करके थक गए थे। दूसरी जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। अब तो परेशानी सी होने लगी थी। कहकशा अब तक ड्रेसिंग रूम में ही मौजूद थी। मौलवी साहब भी इंतजार कर रहे हैं। एक काम करते हैं, जुबैर और ऐना का निकाह करा देते हैं, फिर सुफियान और कहकशा बेटी का निकाह कर देंगे। इदरीस साहब ने वक्त गुजरता देख हल पेश किया, जो कहकशा की वजह से इन दोनों का निकाह भी नहीं कर रहे थे। ये ठीक है, चलें स्टेज पर आ जाएं आप लोग। हामी रजामंदी के तहत इन दोनों का निकाह पढ़ाना शुरू किया गया। ऐना ज़मीर वल ऐना ज़मीर बेग वल ज़मीर बेग, आपका निकाह ज़ुबैर अज़मीर बेग वल अज़मीर बेग के साथ बाएबस 10 लाख हक महर सिक्का राजुल वक्त होना करार पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब की आवाज़ पर ऐना ने आहिस्ता से मुस्कुराकर जवाब दिया, कबूल है। इसकी रजामंदी पर वहाँ मौजूद तमाम चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई। 3 बार रजामंदी जानने के बाद मौलवी साहब ज़ुबैर की जानिब मुतवज्जह हुए, जो पुरजोर सा मुसलसल मुस्कुरा रहा था। बेग हाउस के तमाम ही मकीनों के हंसते मुस्कुराते चेहरों पर खुशियां रक्सा थीं। ज़ुबैर अज़मीर बेग वल अज़मीर बेग, आपका निकाह ऐना ज़मीर बेग वल ज़मीर बेग के साथ बाएबस 10 लाख सिक्का राजुल वक्त होना करार पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के अल्फाज मुकम्मल होते ही ज़ुबैर ने झट से रजामंदी दी थी। कबूल है, कबूल है, कबूल है। इसके एक ही सांस में 3 बार कबूल है बोलने पर वहाँ मौजूद तमाम लोग कहका लगा उठे। दूल्हे साहब को तो बड़ी जल्दी थी भई, बेचारे को कब से इंतज़ार में बिठाया हुआ था। पाई की शरारत भरे जुमले पर वो तमाम कहका लगा उठे। मुबारक हो भई सबको बहुत-बहुत। खैर-ओ-आफ़ियत से ये ज़िम्मेदारी भी पूरी हो गई। खाला बी की आवाज़ पर सभी बेसाख्ता मुस्कुरा दिए। इदरीस साहब जो शहनाज़ बेगम के हमरा खड़े मुस्कुरा रहे थे, मोबाइल पर आती कॉल देख स्टेज पर शोर होने के बाइस कॉल सुनने के लिए उतर कर एक जानिब आए। हेलो, क्या? कब? मगर एक्सीडेंट कैसे हुआ? आप फ़िक्र न करें, कुछ नहीं होगा सुफियान बेटे को, हम अभी अस्पताल पहुँचते हैं। ये क्या कह रही हैं आप बहन? मेरी बेटी घंटों से आपके बेटे की दुल्हन बनी बैठी है। यूँ निकाह से इनकार तो ना करें प्लीज़। वह हैरत की ज़्यादती से गम से निढाल लहजे में बोले, प्लीज़ बहन, यहाँ हाल मेहमानों से भरा हुआ है। मैं क्या जवाब दूँगा मेहमानों को? ऐन निकाह के वक़्त ये शादी ना तोड़ें। मेरी बेटी की ज़िंदगी पहले ही बहुत मुश्किलात है। मज़ीद आज़माइशों में ना डालें इसे। वो एक कुर्सी पर थक कर बैठे मिन्नत भरे लहजे में बोले, मगर दूसरी जानिब से मोबाइल खट से बंद कर दिया गया था। क्या हुआ इदरीस साहब, ऐसे क्यों बैठे हैं? निकाह के बाद वो स्टेज से उतरे तो इदरीस साहब को एक जानिब सर पकड़ा बैठा देख तफ्तीश भरे लहजे में बोले, पता नहीं मेरी बच्ची की किस्मत में क्या लिखा है। वो नम आँखों से दुख से बोले, हुआ क्या है? सब खैरियत है? राफ़िया बहन की कॉल आई थी क्या? इन्हें खटका हुआ। वो लोग बारात लेकर आ रहे थे कि रास्ते में ही सुफियान बेटे का एक्सीडेंट हो गया। वो इस वक्त अस्पताल में है। इन्होंने तफसील बताई। ओहो! अल्लाह खैर करेगा। हम अस्पताल चलते हैं। इन्हें बेसाख्ता तलाल की याद आई थी। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। इन्होंने अपने बेटे की शादी मेरी बेटी के साथ करने से इनकार कर दिया है। इनके मुताबिक जिस लड़की से शादी से पहले इनका बेटा बिस्तरे मर्ग पर पहुंच गया, तो भला बाद में क्या होगा? वो तो तलाल की तरह सुफियान की भी जान ले लेगी। वो एक सब्ज़ कदमों वाली लड़की से अपने बेटे की शादी करने पर रज़ामंद नहीं है। इनका लहज़ा बेतासुर था। ऐसे कैसे मना कर दिया? मैं बात करता हूँ। यहाँ कोई तमाशा चल रहा है क्या? जिसका जो दिल चाहेगा वो हमारी बच्ची के बारे में कुछ भी उल्टा-सीधे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर लेगा। इन्होंने गुस्से से मोबाइल निकाला। कोई ज़रूरत नहीं है अज़मीर साहब। मेरी बेटी इतनी भी गिरी पड़ी नहीं है कि मैं लोगों की मिन्नतें करूँ। बस अब आप कोई कुछ नहीं कहेगा। आप लोग अपनी बेटी की रुखसती की तैयारी करें, मैं कहकशा को लेकर जा रहा हूँ। वो सख्त दिल से बोलते मज़ीद इनकी एक भी सुने बगैर वहाँ से निकलते चले गए थे। अरे मैं तो पहले ही बोलती थी, ये लड़की है ही सब्ज़ कदम। पहले शौहर को खा गई और अब होने वाले शौहर को अस्पताल पहुँचा दिया। मैं तो कहती हूँ जल्द से जल्द दफ़ा करो इसे, कहीं मेरे बच्चों की खुशियों को नज़र ही ना लगा दे। खाला बी को तो जैसे बातें बनाने का मौका ही मिल गया था। एक दुल्हन का निकाह ना होने की वजह से मेहमानों में जमा-गोइयाँ होने लगी थी। सब भात-भात की बातें बनाने लगे थे। आज़िर को जब खबर लगी तो वो दौड़कर स्टेज पर आया, जहाँ दादी साहिबा अपनी आदत से मजबूर अपनी ज़बान के जौहर दिखाने में मसरूफ़ थीं। इदरीस अंकल और शहनाज आंटी कहाँ हैं? इसने सर्द लहजे में इस्तफसार किया, जहाँ बेग हाउस के तमाम मकीन अपनी जगह खामोश बैठे थे। हम यहाँ हैं, आओ बेटा, कहकशा को घर लेकर जाना है। वो गोल्डन रंग के रंग मोतियों से मज़ीन सिंपल से शलवार सूट के साथ सर पर हम रंग जालीदार दुपट्टा सेट किए, हल्की ज्वेलरी पहने, निडाल सी कहकशा की हमराही में स्टेज की जानिब आए, जो मुसलसल अपने आंसू साफ करती खुद पर ज़ब्त कर रही थी। अब तो इसे भी लगने लगा था कि वो वाक़ई मनहूस है।
कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहकशां का निकाह नहीं करना? इसकी तेज़ आवाज़ पर कितने ही लोग तंज़िया मुस्कुराए थे। बेटा, इन्होंने नाराज़ निगाहों से देखा था। मौलवी साहब ने कहा कि कार्रवाई शुरू करें। मेरे और कहकशां की, इसके लफ्ज़ों पर सभी के सरों पर धमाका हुआ था। लड़के क्यों अपनी जान के दुश्मन बन गए हो? अरे मनहूस है ये लड़की, क्यों ऐसी सब्ज़ कदम को अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर कर ज़िंदगी जहन्नुम करना चाहते हो? दादी माँ की तेज़ आवाज़ को शहज़ादे जैसी आन-बान रखने वाले आजिम ने सिरे से नज़रअंदाज किया था। सबने दुःख से इन्हें देखा था, जबकि कहकशां बेयकीन निगाहों से इसे घूर रही थी, जो ना जाने क्यों इसका तमाशा बनाने पर तुला हुआ था। आंटी अंकल, क्या आपको इस निकाह पर कोई एतराज़ है? इसने बराह रास्त इनसे सवाल किया था, जबकि वहाँ मौजूद लोगों में एक हलचल सी मच गई थी। शहनाज बेगम ने बेयकीन नज़रों से इदरीस साहब की जानिब देखा, जो मुतमईन नज़र आ रहे थे। फिर कहकशां, जो नफ़ी में सर हिला रही थी, अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हो ना मुझे, तो आज इस भरी महफिल के सामने मेरे लफ्ज़ों का भरम रख लो। वो कदम उठाकर इसकी जानिब आया, जो सुर्ख निगाहों से इसे घूर रही थी। कहकशां, शहनाज बेगम की इल्तिजा करती नज़रों ने इसने नादिया बेगम की जानिब देखा, जो इसे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर एक गुस्सीली नज़र आज़र पर डाली, जो मुस्कुराकर इसकी जानिब हाथ बढ़ाकर खड़ा इसका हाथ थाम लेने का मुंतज़िर था। सबकी आंखों से झलकती रजामंदी देख कहकशां ने भी रोती मुस्कुराती कैफियत में एक कदम आगे बढ़ाकर इसका हाथ थाम लिया, जिसकी खुशी ही दीदनी थी, जबकि खाला इन तमाम लोगों पर एक अचट्टी नफरत भरी निगाह डालकर बड़बड़ाती स्टेज से उतर गई। चंद ही मिनटों में सबकी रजामंदी में खुश असलूबी से निकाह पढ़ाया गया। इस वक्त सभी दिल से मुतमईन और खुश इनकी खुशियों में शामिल थे। कुछ देर बाद खाने का दौर चला और जो मेहमान कुछ देर पहले बुराइयों में मसरूफ थे, अब सभी के मुंह पर ताला पड़ गया था और अब सभी भूल भाल कर खाने की जानिब मुतवज्जा हो चुके थे। कुछ देर बाद ही बेग हाउस के तमाम लोगों ने दुल्हन दूल्हों को अपनी दुआओं के साए में रुखसत कर दिया। एक ने तो रुखसत होकर बेग हाउस ही जाना था, जबकि दूसरी इनकी वो बेटी थी जो चंद दिनों में इन्हें बहुत अजीज हो गई थी। इसे रुखसत करते बेसाख्ता वो दिन याद आया था, जब वो तलाल की दुल्हन बनी बेग हाउस रुखसत होकर आई थी। कितने ही आंसू थे जो आंखों से निकलते चले गए थे। अपने लाडले बेटे की पसंद को हमेशा के लिए रुखसत करते वक्त दिल बहुत दुखी था, मगर वो अपने मफाद और बेहिसी की खातिर इसकी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकते थे। रुखसती के वक्त कुरान के साए में इदरीस साहब की गाड़ी में बैठती कहकशां चौंक कर ठहर गई थी। इसे चंद कदम की दूरी पर सफेद शलवार कमीज में मलबूस खड़ा तलाल इसकी जानिब देख कर मुस्कुरा रहा था। कहकशां की आंखों से एक आंसू टूट कर गाल पर फिसला था, जबकि वो मुस्कुरा कर हाथ हिलाता पीछे की जानिब कदम उठाता अंधेरे में गायब होता चला जा रहा था। कहकशां की नजरें इसके चेहरे पर थम सी गई थी, मगर अब वो मंजर आंखों से ओझल होकर तारीख में तब्दील हो गया था। आजर के बाजू हिलाने पर वो चौंक उठी, गड़बड़ाकर नजरों का रुख इसकी जानिब फेरा, जो नजरों के इशारे से इससे सवाल कर रहा था। वो हंसती हुई सरनफी में हिलाती गाड़ी में बैठ गई। इसे गाड़ी तक रुखसत करने बेग हाउस के तमाम ही मकीन बैंक्वेट के दरवाजे तक आए थे, जबकि इदरीस साहब की गाड़ी ड्राइव करता आजर कहकशां की हमराही में एक नए सफर की जानिब चल पड़ा था, जहां गमों के साथ साथ अब खुशियां भी इनकी मुंतजिर थी, क्योंकि इसी का नाम जिंदगी है। खत्म शुद।